हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका आने एन के आर एस में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम कल से आपकी आर एस मीन्स पे बेसिक्स टू एडवांस तक एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये होगा कि आप चाहे इंग्लिश में जीरो लेवल से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक एकदम इंग्लिश सिखाई जाएगी और आर एस राइटिंग मीन्स राइटिंग करनी भी सिखाई जाएगी। अभी तो मैं स्लाइड से पढ़ूंगा, फिर बाद में आपको ये शॉर्ट नोट डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, आपको फिर बाद में मैं राइटिंग करना भी सिखाऊंगा खुद अपने हाथों से। और दूसरी बात, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम आर एस मीन्स की बेसिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि एकदम ज़ीरो लेवल से होगी। और वो ज़ीरो लेवल से हो, जीरो तो हीरो सीरीज की तरह काम करेगी। आपको एकदम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करके अल्फ़ाबेट टू सेंटेंस फॉर्मेशन करना तक सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का बेसिक्स का इंट्रो दे देता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में सबसे पहले आपको क्या करना है। पहली बात ये बता दूँ कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्किल है। और स्किल तभी इतना इम्प्रूव होगा जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है भाई, उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इंग्लिश के बेसिक्स में एकदम बेसिक से जो चीज़ जाननी चाहिए, जो आप कितने भी जीरो लेवल के बंदे होंगे, आपको वहाँ से स्टार्ट करके बता रहा हूँ कि इंग्लिश में आप सभी को पता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ए बी जैसे ए डू जेड। ठीक है, इन अल्फ़ाबेट से जो फॉर्म होता है, इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, वो होता है आपका वर्ड। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वर्ड, इन अल्फ़ाबेट्स में से ए टू जेड 26 अल्फ़ाबेट्स में से भी जो भी हम फॉर्म करेंगे, इनको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके वो आपके वर्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि मान लीजिए एप्पल, यहाँ पर ये एक आगे अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है। तो इसमें क्या हुआ है कि आपके 5 अल्फ़ाबेट से मिल करके एक वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है एप्पल का। ठीक है, और एक और बात आपको बता दूं कि ये जो वर्ड फॉर्मेशन हुआ है एप्पल, इसका एक सेंस है, यानी कि इसका एक मीनिंग है, एक सही अर्थ है जो निकल रहा है। एप्पल, एप्पल यानी फेयर। ठीक है, एज एम। लेकिन इसी वर्ड्स को, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को एसिमेट्रिक वे में अरेंज किया जाए, ठीक है, एसिमेट्रिक वे में अरेंज किया जाए, जैसे कि इसी एप्पल को आप सिमेट्रिक तरीका से, जैसे कि डबल पी एल ई ए, इस फॉर्म में अरेंज करते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। और जिस सब का कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये सिर्फ एसिमेट्रिक अल्फ़ाबेट्स ही रहेंगे। ठीक है, तो इस बात से एक बात क्लियर होती है कि जो भी अल्फ़ाबेट से एक सेंसिव हो, इसका कोई अर्थ निकलता है, एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता हो, ठीक है, कोई मीनिंगफुल सेंस निकलता हो, वही वर्ड कहलाता है। और दूसरी बात आपको बता दूं, इस वर्ड्स के बाद में, इस अल्फ़ाबेट्स के बाद में, वर्ड्स के बाद में सबसे पहले अल्फ़ाबेट हुए, अल्फ़ाबेट्स हुए,
ठीक है, अल्फ़ाबेट हुआ। आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट खुद आप में एक प्लूरल है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट हुआ, उनको अल्फ़ाबेट्स नहीं बोल सकते, अल्फ़ाबेट ही बोलेंगे। पर लेकिन मैं आपको बताऊँ, जैसे अल्फ़ाबेट हुआ, उन अल्फ़ाबेट से मीनिंगफुल वर्ड का फॉर्मेशन हुआ। उसी तरह उन्हीं मीनिंगफुल वर्ड से मतलब जिस वर्ड्स का मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा हो, जैसे कई वर्ड्स को मिला करके जब अपन मिलाते हैं तो उसका जो मीनिंगफुल वर्ड्स मीनिंगफुल सेंस निकल रहा हो, मीनिंगफुल वर्ड से मीनिंगफुल सेंस निकल रहा हो, उससे आपके सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है या सेंटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, आई एम स्टडिंग। स्टडी कर रहा हूँ। ये एग्जांपल मैंने आपको डिजिटल नोट्स में ही प्रोवाइड कर दी है। वैसे मैं आपको बताया, जैसे आई एम स्टडिंग, इसमें एक मीनिंगफुल वे में इसको, इन वर्ड्स को, मान लीजिए एक अल्फाबेट है, वर्ड है, ये पूरा एक वर्ड है। इन वर्ड से जो भी एक मीनिंगफुल सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके इन वर्ड्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को, जो भी मीनिंगफुल सेंस में एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे आई एम स्टडिंग फॉर्मेशन मीनिंगफुल है, सिस्टमेटिक वे में अरेंज है, तो ये आपका सेंटेंस हुआ। लेकिन यही अगर एसिमेट्रिक वे में अरेंज हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्ड्स एसिमेट्रिक वे में अरेंज हुए, इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा हो, जैसे कि आई एम स्टडिंग, ये तो इसका मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, लेकिन इसी को अपन एसिमेट्रिक वे में अरेंज करें, जैसे एम आई स्टडी, जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा है, एसिमेट्रिक वे में अरेंज है, तो ये आपका सेंटेंस नहीं हो। ये सिर्फ एक फालतू वर्ड्स बन के रह जाएंगे, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जिनका मतलब, जिनका कोई सेंस नहीं निकलेगा इसमें। तो किसी भी, अब इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी अल्फाबेट का रिवीजन करा देता हूँ, अगर मीनिंगफुल सेंस निकलता है तो उससे वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, एक वर्ड का या वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसी वर्ड्स का मीनिंगफुल सेंस निकलता है तो आपके सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब तो क्लियर हुई आपको सारी बात। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के मीनिंगफुल सेंस है वर्ड्स, वर्ड्स के मीनिंगफुल सेंस है सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और आप इस बेसिक्स के बाद दूसरा बेसिक्स से बताता हूँ कि कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें इंग्लिश के बेसिक्स की ग्रामर में जहाँ से सेंटेंस फॉर्मेशन निर्माण स्टार्ट होता है, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। एक होगा सब्जेक्ट, जैसे क्या है, एक आपका वर्ब, जैसे कि एम, वर्ब प्लस एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको तीन चीज की जरूरत पड़ती है, उनके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे आपके एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से सब्जेक्ट के फॉर्मेशन होता है, तो उसमें आपको एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है, और उस सेंटेंस का निर्माण होता है तो उसमें
आपके टेंशन स्टार्ट हो जाते हैं। उस टेंस आपको पता ही है कि 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उन्हीं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के साथ किसी भी सेंटेंस में ये आपके पढ़ाए जाएंगे। मैं एक क्लास लूँगा पर्टिकुलर, इन्हीं के साथ आपके होते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे आई एम, इसके आई प्ले क्रिकेट, इसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिनमें आपके नाउन, जैसे कि कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान, आपको पता है, नेम ऑफ प्लेस पर्सन एंड थिंग, तो उसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं आपके जो नाउन, वो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और लास्ट प्रीपोजिशन। तो आपके ये पार्ट ऑफ स्पीचेस होते हैं। इसी प्रकार से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद में जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, इसमें जब कोई ऐसे आएगा तो उस ऐसे में आपको ग्रामर, ग्रामर के साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ कैसे करना है, जिससे आपका जो राइटिंग स्किल हो, आपका जो पेपर दें तो उसमें जो आप राइट करें कोई भी ऐसे, तो उसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच से जो वर्ड फॉर्मेशन हो एक सही तरीके से यूज़ करके, तो एक अट्रैक्टिव लगे, एक नॉलेजेबल लगे, अंडरस्टैंडेबल लगे कि इस बच्चे को ग्रामर के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट्स, पार्ट ऑफ स्पीच और सबकी एक गहरी नॉलेज है समझना है। तो आपको हर टॉपिक पे एक पर्टिकुलर क्लास ली जाएगी। नाउन पे भी, प्रोनाउन पे भी, वर्ब पे भी, एडजेक्टिव पे भी, और इन सभी पे आपको बेहतरीन तरीके से क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आज मैंने आपको सिर्फ इंग्लिश का बेसिक्स, वर्ड, अल्फाबेट और सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बताया। फिर उसके बाद आपको पता है ये 3 प्रकार टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके बारे में क्लासेस ली जाएंगी। फिर आपको पार्ट ऑफ स्पीचेज हैं के बारे में बताया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जितने भी हैं। अब कल से आपको आज इस बेसिक्स को बताने के बाद में को नेक्स्ट क्लास है वो आपको पार्ट ऑफ स्पीचेज से स्टार्ट करेंगे अपन। आपको सेंटेंस टेंसेस फॉर्मेशन करना पड़ा है तो जाएगा, लेकिन उसके साथ पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच से सिखाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि पार्ट ऑफ स्पीच पहले टेंसेस करानी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, उस पर बना देंगे, साथ साथ उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। लेकिन अगली क्लास पे पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से अपन स्टार्ट करेंगे, और उसी के साथ साथ उसी में नाउन के साथ साथ आपको वर्ड, सेंटेंस फॉर्मेशन करना भी सिखाएंगे कि सेंटेंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि आपके मेंस में राइटिंग में काम है। राइटिंग सब उसमें काम है। ठीक है, तो मैंने अब आपको ये डिस्टिंग जो मैंने आपको एक तरीके से व्यू दे करके समझा दिया क्या क्या है इसमें। अब आपको एक बार नोट से भी समझा देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट सबसे पहले बता दूं कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक स्किल है, और इसकी प्रैक्टिस से आती है, आप सबको पता है, टैलेंट से नहीं आती। किसी भी बंदे में कितना भी टैलेंट हो, अगर वो कंफर्ट जोन में रहता है, कभी प्रैक्टिस नहीं करता है, ये आप सब जानते हैं, तो उसको सक्सेस मिलना बहुत हार्ड हो जाता है। और जो बंदा कम टैलेंटेड हो लेकिन पर डे प्रैक्टिस करता है, तो उसके सक्सेस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बता दूं, इंग्लिश प्रैक्टिस टैलेंट से नहीं, प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, सो तो आज के बाद आप इंग्लिश से डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको एकदम बेसिक्स से बढ़ाया, बेसिक्स से हर चीज़ एक एक चीज़ बताते हुए चलूँगा, और आपको आईएएस मेंस तक के लिए राइटिंग करने तक एकदम बेहतरीन तरीके से, साथ साथ उससे आप इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन करना, इंग्लिश स्पीकिंग करना, धीरे धीरे वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना, सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, बता दूँ,
इंग्लिश का असली कॉम्प्टी ये है, आपको मैंने बता दिया। इंग्लिश में 3 चीज़ें खेल होती हैं, वर्ड्स, सेंटेंसेस और एक्सप्रेशन। क्योंकि वर्ड्स वोकेबलरी में यूज होते हैं, जितनी भी वर्ड से वोकेबलरी बनती है कोई भी सेंटेंस। सेंटेंसेस फॉर्मेशन से आपके ग्रामर। एक्सप्रेशन, कोई भी आप एक्सप्रेस करते हो किसी के लिए, एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हो फिर उसे राइट करते हो, 3 चीज़ों की फॉर्मेशन चीज़ें होती है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मैंने आपको बता दिया कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कुछ ऐसे शब्दों का समूह होता है जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे कि आई एम स्टडिंग, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई एम स्टडिंग। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, एक अरेंज वे में यूज़ किया गया है। जबकि स्टडिंग आया, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का अरेंज तरीके से यूज़ नहीं किया गया, इसलिए इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ, ये सेंटेंस है। ठीक है। 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर, हर सेंटेंस में आपको पता है 3 चीज़ें होती है, मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे राम ईट्स मैंगो, इसमें राम आपको पता है सब्जेक्ट में, ईट्स आपको पता है ये वर्ब है, मैंगो आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है। आपको कुछ चीज़ और बता दूं कि राम ईट्स, ईट्स है मेन वर्ब, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंसेस की टेंस के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट के डू, डे, प्रेजेंट कंटिन्यूस की एम आर, इस प्रकार से। जबकि ईट्स एक मेन वर्ब है। ठीक है। कोई भी शब्द उनके अंत में अगर जब अदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, उससे ऐसा पता नहीं चलता है तो क्या हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बता दें इट्स ए मैन वर्ब। तो आपको नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया आपको। नाउन, नाउन जो किसी का नेम होता है, प्रोनाउन, इस नाउन की जगह से यूज होते हैं प्रोनाउन। फिर वर्ब से मतलब किसी भी व्यक्ति का काम करने का बोध होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या वर्क कर रहा है उसके बारे में पता चलता है। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्शंस में आपकी जितनी भी उन्हें क्वालिटीज़ है, क्वांटिटीज़ हैं, न्यूमेरिकल वे में जो भी चीज़ें हैं, जितनी क्वांटिटी है वो सारी चीज़ एडजेक्टिव में आती है। क्या क्वालिटीज़ हैं? एडवर्ब, एडवर्ब मतलब कैसे कोई भी चीज़ किस मैनर में हो रही है, उसका मैनर क्या है, किस तरीके से हो रही है, किस वे में हो रही है, फास्ट है, स्लो है, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें एडवर्ब में आती है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में किसी भी पता एक दूसरे का संबंध बताया जाता है, कहाँ हो रही है, ऊपर है कि नीचे है, इन है कि ऑन है कि एबव है कि अप, सारी प्रोपोजिशंस का उपयोग करना हम आपको सिखाएं। ठीक है। फिर उसके बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, ऐसे व्हाट, एंड, और, एंड और अदर। ठीक है, सिंस देन वगैरह सब चीज़ें। तो आपको हर पार्ट ऑफ स्पीच पे एक एक क्लासेस ली जाएंगी, आपको बताया जाएगा। टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। टेंस 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सिर्फ प्रेजेंट में स्टडी में पढ़ता हूँ, आई स्टडी में पढ़ा, आई विल स्टडी में पढ़ूंगा। तो ये मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सारी चीज़ें बता करके टेंसेस सिखाऊंगा। और लास्ट में आपको एक बेहतरीन चीज़ ये बता देता हूँ कि लोग अक्सर सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं, वो हिंदी में सोच कर इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं और ग्रामर रूल्स याद करना करते हैं लेकिन यूज़ नहीं करते। तो आपको सिंपल सा तरीका ये रखना है, रोज़ जो मैं बताऊँ उस तरीके से सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन स्टार्ट करना है और रोज़ फर्स्ट सेंटेंसेस बोलने दें, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है। प्रैक्टिस एक्टिविटी, ट्रांसलेट, इसको ट्रांसलेट करना है, ये भी सिखाएंगे आप। जो ट्रांसलेशन आपके आर एस में आता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ऐसा पढ़ रहा हूँ उसको ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये आपके उसको ट्रांसलेट करके बताइएगा, पढ़ लीजिएगा। आई एम स्टडिंग, ही वॉज टू स्कूल, यू वर्क। कॉन्फिडेंस बूस्ट करके आपको बता दूं कि गलती करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना गलती करने नहीं होती है। इसलिए आप सीखेंगे उतनी आपसे गलतियाँ होंगी, तो ये ना समझें कि मुझसे गलती हो, तभी आप उससे निखरते जाएंगे और आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी चीज़ आप गलती करते हैं तो सेव हो जाती है और आपको लगता है कि हाँ मैंने गलती की थी, अगली बार से वो गलती बहुत कम हो जाती है। ठीक है।
तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, मेरे साथ बने रहना है, और मैं आपको पर डे बेहतरीन क्लास के साथ आपको इंग्लिश में ज़ीरो टू हीरो बना दूंगी, मेरी गारंटी है। अगर आपके काम आए, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे राइटिंग करनी है, कैसे स्पीकिंग होना है, कैसे वर्ड फॉर्मेशन करने हैं, या सेंटेंस फॉर्मेशन, सारी चीज़ें बताई जाए, कैसे वॉकैब भी याद करनी है। मैं आपको ट्रिक के साथ एक और बात बता दूँ, वॉकैब भी पढ़ाऊँगा बहुत की वे में। इससे आपको वर्ड्स, पाँच पाँच वर्ड्स, पाँच पाँच मीनिंग्स, अच्छा उसमें आप वॉकैब 2-2 मिनट के अंदर याद करके दूँगा, आप करोगे, आपको आके दिखाऊंगा। ये जो है सब ऐसे ही करा के दिखाऊंगा। बेसिक सेंटेंस फॉर लोग बताइए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सी रीड्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब भी होगा। डेलिंग की हैबिट होनी है कि रोज पढ़ा किसी भी बुक से आपकी जो बुक है उसमें से, और रोज एक पैराग्राफ किसी भी पढ़ें, रोज थोड़ा लिखने की भी कोशिश करें, और थोड़ा बोलने की भी कोशिश करें, और रोज थोड़ा इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज हैं, नेक्स्ट मूवीज हैं, इंग्लिश सुनने की कोशिश करें। ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं, आपकी एक बड़े बदलाव में आपको हो जाएंगे, और आप इंग्लिश पढ़ना लिखना भी सीखेंगे। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट, अगली क्लास में हम आपकी जो बेसिक्स ग्रामर है वो स्ट्रॉन्ग कर दी है, और कर देंगे, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, और नाउन पे क्लास लेंगे, ठीक है। कीप प्रैक्टिस, कीप इम्प्रूविंग, वी आर विद यू, ऑल दी बेस्ट। असली शासन उस तरीके से पढ़ना है। और मैं आपको लास्ट में एक बता देना चाहूँ कि मैंने यहाँ आपके स्लाइड्स में हर इसमें बेसिक्स के जो सेंटेंस एग्जांपल्स हैं, कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे है, वो मैंने आपको समझा दिया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उनके सेंटेंस के एग्जांपल्स भी दे दिए हैं, कि सेंटेंस एक मीनिंगफुल वे में हो, मीनिंगफुल वर्ड्स का ग्रुप हो, तो उस सेंटेंस कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा, ठीक है। आपको जो एग्जांपल्स दे रखे हैं विद एक्सप्लेन, आप इसे समझ लें। जैसे कि राजस्थान इज़ ब्यूटीफुल स्टेट, राजस्थान एक बहुत सुंदर राज्य है। राजस्थान एक्सप्लेनेशन ये है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ राजस्थान की स्पेसिफिक प्लेस का नाम दिया गया राजस्थान, इसका एक्सप्लेनेशन राजस्थान इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस, इट्स नाउन, ठीक है। ये प्लेस का नाम द नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, यहाँ ही कोई भी बॉय या कोई भी व्यक्ति के स्थान पर, जैसे कि रमेश, उस रमेश के स्थान पर हमने किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में ये शी इट नेम आदि का यूज़ किया है, डी तो आपके प्रोनाउंस होंगे, ठीक है। फिर प्रोनाउंस, फिर आप एक बेसिक जानकारी पार्ट ऑफ स्पीच की दे रहा हूँ, इसमें हुआ जैसे कि शी सिंग्स ए सॉन्ग, इसमें ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो आर्टिकल है, इस सिंग्स जो गाने का कार्य कर रही है आपकी वर्ब को, तो ये आपकी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब एग्जाम्पल है। सिंग्स शोज एन एक्शन, यहाँ गाने का कार्य एक कार्य का बता रहा है, उसलिए बुआ हुआ, ठीक हो। फिर आपको एडजेक्टिव के बारे में बता देता हूँ। एडजेक्टिव में आपको जैसे कि इट इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर ब्यूटीफुल, ये आपकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, क्या कितना सुंदर है, क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहा है एक नाउन को। फ्लावर यहाँ नाउन है। एक और बात बता दूँ कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, क्योंकि एक नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को एक्सप्लेन डिस्क्राइब करने का कार्य करता है, इसलिए ये हमेशा नाउन से पहले आएगा, वही एडजेक्टिव होगा। जैसे ब्यूटीफुल डिस्क्राइब द नाउन, ब्यूटीफुल है, नाउन को डिस्क्राइब करता है फ्लावर, सो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, फ्लावर को डिस्क्राइब करने का कार्य कर रहा है कि फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है, से एडजेक्टिव हुआ। फिर आपका एडवर्ब आता है। एडवर्ब में सी सिंग्स ब्यूटीफुली, मैंने आपको बताया था, एडवर्ब में आपको मैनर बताया जाता है, किस वे में, मैनर या वे, किस वे में किस तरीके से कोई कार्य हो रहा है। जैसे कि सी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो वह गाने का कार्य कर रही है, ये वर्ब है, तो इस वर्ब को जो डिस्क्राइब करने का कार्य कर रहा है, वो जो भी वर्ब को डिस्क्राइब करने का कार्य करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। जैसे सिंग्स ब्यूटीफुली, वह कैसे आती है, ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से आती है, तो ये आपका एडवर्ब हुआ, किस मैनर में, ब्यूटीफुल मैनर में गाया जा रहा है, इसका एडवर्ब हुआ जो वर्ब को डिस्क्राइब कर, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन आता है। द बुक इज ऑन द टेबल, जैसे कोई भी चीज़, जैसे इस बुक का रिलेशन इस टेबल के साथ दिखाया गया है कि बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो जो भी चीज़ का किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से रिलेशन बताया जाता है
वो आपका प्रीपोजिशन होता है। जैसे ऑन लिखा रहा है कि बुक इस टीवी के ऊपर है, सो या टू पोजिशन। उसके बाद कंजक्शन आता है। कंजक्शन में आपको मैंने बताया था वट हुआ, एंड हुआ, और हुआ, ईटीसी, जो भी वर्ड्स हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। जो आपके दो सेंटेंसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे कि आई वॉन्टेड टू टी बट इट वॉज नॉट अवेलेबल, कि मैं चाय चाहता था, यानी चाहे चाहिए बट इट वॉज नॉट अवेलेबल, लेकिन वे उपलब्ध नहीं थे। तो यहाँ जो वर्ड है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो वह एक कंजंक्शन होगा। तो बट इज यूज टू जॉइन टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, और व्हाट इज एन कंजक्शन, व्हाट इज ए कंजक्शन। ठीक है। इसके बाद आपका इंटरजेक्शन हुआ। इंटरजेक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम, जो वर्ड्स यूज होते हैं जैसे वाओ, हुर्रे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह वो आपके इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे वाओ व्हाट अ वंडरफुल व्यू, एक एक्सक्लेम, एक आश्चर्य का भाव होता है, वो इंटरजेक्शन होता है। इसमें सडन फीलिंग और इमोशंस को बताया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है, डिस्क्राइब किया जाता है कि इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे वाह व्हाट अ वंडरफुल व्यू, आप कितना शानदार दृश्य है। वाओ shows our sudden feeling और इमोशंस, वाओ इज इंटरजेक्शन। ठीक है। तो आपके ये पार्ट ऑफ स्पीचेस हुए। आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पोजीशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और पोटेंशियल के बारे में बताया तुमसे। प्रेजेंट टेंस होता है आपको पता ही है, इसमें जो प्रेजेंट वर्ब का यूज होता है इसमें मेरा स्टडी एवरी डे। फिर पास्ट टेंस, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा ये आती है, इसमें सेकंड फॉर्म, इसमें सैलरी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश टू इंग्लिश एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिनको आप देख लें एक बार। इसके बाद कॉमन मिस्टेक्स ये हैं जो आपको मैं बताऊंगा। जैसे ही डोंट गो टू स्कूल, ही के साथ कभी भी डोंट नहीं आता है, डज आता है, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है और सिंगुलर सेंटेंस में सिंगुलर जो भी नाउन कौन होता है उस पे साथ वो डज आता है। ऐसे ही आपको डेली प्रैक्टिस करनी है सारी चीज़ों की। और मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंस और बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हो चुके हैं आपके। अब हम कल से इस आर्ट ऑफ स्पीच के जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है सारे पार्ट ऑफ स्पीच का, अब कल आपको पूरे तरीके से नाउन को एक डिटेल्ड वे में आपको पढ़ाया जाएगा। नाउन से लेकर के जितने भी कंजक्शन प्रजेक्शन जितनी पार्ट ऑफ स्पीच आप इतनी शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप उससे डिसिप्लिन भी सीखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीखेंगे, और आपको मेंस में लगाएंगे। ठीक है गाइस, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत आप करोगे तो सफलता कल मिलेगी। वो नए वीडियो कहीं पे मौत करता हूँ, बने रहिए। रोज़ आपके लिए ये चलेगी और आपको शानदार तरीके से कंटेंट प्रोवाइड होगा, ये मेरी गारंटी है। ऑल दी बेस्ट फॉर योर आर एस जर्नी। ठीक है, मिलते हैं, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।